हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो जीओसी था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका आज लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एसिडिटी इन जीओसी देखा था और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे बेसिसिटी इन जीओसी। ओके, और एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका जीओसी का लास्ट लेक्चर होने वाला है। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो पी वाई क्यू क्वेश्चन होते हैं ना, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, वो हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे उसका वीडियो, जो पूरी तरह से रिलेटेड होगा आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ओके, तो हेलो गाइस, माई सेल्फ नीलेश प्रसाद और आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी प्लीज हमें सपोर्ट करिए। ओके, हम यहाँ पे आपको CSIR नेट और गेट के रिलेटेड जितना भी आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है वो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करने वाले हैं। हर एक चीज के बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक चीज के बारे में, जैसा हमने कहा था। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग शुरू करेंगे बेसिसिटी इन जीओसी। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं कि एक्चुअली में बेस क्या होता है। ओके, तो बेसिसिटी के लिए आपको बेस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बेस अगर आप पढ़ते हो तो बेस में बेस क्या होता है, किस तरीके से हम लोग उसको डिसाइड ये करते हैं। ओके, बेसिसिटी इन जीओसी। ओके, तो यही एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका होने वाला है थ्रू आउट द लेक्चर, या आज के लेक्चर के लिए। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें कि बेस क्या होता है, क्योंकि अगर आप बेसिसिटी पढ़ रहे हो तो बेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेस एक्चुअली होता है डोनर एबिलिटी। बेस के पास क्या होती है, डोनर एबिलिटी होती है। यानी जितने भी आप मेटल कंपाउंड देख लोगे ना, उनके पास डोनर एबिलिटी होती है, यानी वो आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। यानी वो आसानी से अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं। ओके, यानी जैसे अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात कर ले या फिर सोडियम की बात कर ले, तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ओके, तो वो क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन कहीं से एक्सेप्ट करता है तो उसको हम लोग बेस बोलते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन कहीं डोनेट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ओके, तो ये डोनर एबिलिटी होती है। और यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ओके, ये हम लोग ने इलेक्ट्रॉन के इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट लिख रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ क्या आ जाएगा, ये H प्लस को भी एक्सेप्ट करता है। ये भी बात आप क्या करो, ध्यान में रखो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखने के लिए मिलेंगे जिसमें आपको H प्लस एक्सेप्ट होते हुए दिखेगा, जिसको आप बेस कंसिडर करोगे। ओके, अभी इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जो आपका डोनर एबिलिटी होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ओके, यानी जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका डोनर एबिलिटी कम होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जैसे अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, यहाँ पे अगर आप लेफ्ट से राइट में जाओगे ना पीरियोडिक टेबल के, अगर आप लेफ्ट से राइट में जाते हो ना, तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है आपको क्या होता है, इंक्रीज होता है धीरे धीरे। और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका डोनर एबिलिटी होता है ना, वो डोनर एबिलिटी क्या होता है, कम होता है। ओके, और जैसे जैसे आप यहाँ पे राइट से अगर लेफ्ट में शिफ्ट होते हैं, यानी आपको पता है कि पी ब्लॉक होता है। ओके, सबसे पहले आपका क्या होता है, यहाँ पे पी ब्लॉक होता है, उसके बाद यहाँ पे एस ब्लॉक होता है, और यहाँ पे आपका क्या होता है, डी ब्लॉक होता है। ओके, आप जैसे जैसे यहाँ पे जाओगे ना, वैसे वैसे इसकी जो डोनेलेबिलिटी है ना, वो इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे हमने कहा था कि पीरियोडिक टेबल आपको एक याद करके रखना है, आपके दिमाग में एक चिपक जाना चाहिए। ओके, कि अगर आप कभी भी अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हो तो सबसे पहला आता है आपका डी ऑर्बिटल। ओके, उसके बाद नीचे आता है आपका एस ऑर्बिटल, देन आता है आपका पी ऑर्बिटल, और उसके बाद आता है आपका एफ। ओके, ये एफ शेल आता है, एफ ब्लॉक आता है। तो जब भी आप क्या जाते हो, डी से एफ की तरफ अगर आप मूव करते हो ना, तो इसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ना, ओके, वो इंक्रीज होता है। और जब भी आप यहाँ पे राइट से लेफ्ट जाते हो ना, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो डिक्रीज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिविटी होती है वो इंक्रीज होती है। ये आपको ध्यान में रखनी है बात। अगर आप यहाँ से लेफ्ट से राइट जाते हो, ओके, तो ये क्या होता है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करता है, एक हाइड्रोजन लॉस करता है। ठीक है, और यहाँ से अगर आप राइट से लेफ्ट में आते हो तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को
एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये भी जो चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल है। जैसे अगर सपोज आपके पास एग्जांपल दिया जाए, यहाँ पे आपका CH2 है, ठीक है, यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका NH है, ठीक है, यहाँ पे आपका OH है, और यहाँ पे आपका फ्लोरीन है, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे बताओ, या अगर आप पीरियोडिक टेबल को अगर आप ध्यान से देखते हो तो पहले आपका क्या आता है, ठीक है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, और फिर फ्लोरीन ये फैमिली आती है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है, आपके पास कार्बन फैमिली है, ओके राइट। ये आपके पास क्या है, नाइट्रोजन फैमिली है, ये आपके पास ऑक्सीजन, और ये आपके पास फ्लोरीन फैमिली है। और जब भी अगर आप पीरियोडिक टेबल को अगर आप ध्यान से देखो ना, थोड़ा सा आप रिमेंबर करो, पीरियोडिक टेबल में कैसा होता है कि जब आप ग्रुप नंबर 1 है, आपके पास 2 है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डी आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे 13, 14, ठीक है, 15, 16, 17 एंड 18, ये इस तरीके से ग्रुप आता है ना। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या आता है, ये एक 12 नंबर भी होता है, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके। फिर इस तरीके से आपका फ्लोरीन, क्लोरीन ये आता है। आप अगर ये ध्यान से देखोगे तो आपको किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें है ना, वो आपको लेफ्ट से राइट साइड जाते हुए दिखेगी। यानी क्या हो रहा है इसके अंदर, जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, ओके। यहां से यहां तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और जब आप क्या करोगे, यहाँ पे इस तरीके से जाओगे ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी। बस आपको यही चीजें ध्यान रखनी है, और यही चीजों के ऊपर आपका पूरा जो बेसिसिटी है ना, वो डिपेंड करता है। अगर आप इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डोनेशन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डोनेट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बेस है, ठीक है, ये बेस क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। यानी जितना दूर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से दूर जाओगे, उतना ज्यादा जो आपकी बेसिसिटी है ना, वो इंक्रीज होगी। यही यहाँ पे कहता है, ओके। यहाँ पे हमने ये सिंपल लिखा भी है कि अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो आपका बेस ज्यादा होगा, और बेस का मतलब ही होता है डोनर एबिलिटी। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखो। यहाँ पे मैं आपको एक और छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, जिसको आप समझ सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपके पास क्या है, एक SP है, ठीक है, आपके पास दूसरा है, आपके पास SP2 है, और यहाँ पे आपके पास है SP3, ओके। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ S निकाले, ओके, यहाँ पे देखो परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ S कितना है, आपके पास 50% है, राइट, ठीक है, यानी 50% S है और 50% P है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपके पास 3 है, यानी S 1 है और P कितना है, 2 है। तो अगर आप यहाँ पे 3 को अगर आप 100 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे कितना आएगा परसेंटेज एस कैरेक्टर, 33% अराउंड। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 25% अराउंड, ओके। आई होप कि आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालने आता हो, उसके अंदर आपको कोई दिक्कत ना हो। ये तो हो गया। अभी जैसे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अगर आप इस साइड से इस मूव करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप SP से SP3 जाते हो तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ओके। सेम चीज है, अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हो, ठीक है, यहाँ से अगर आप राइट से लेफ्ट जाते हो ना, तो यहाँ पे देखो पी कैरेक्टर कितना है। यहाँ पे अगर आप देखो तो पी कैरेक्टर कितना है, आपके पास 75% है, ओके। यहाँ पे कितना है, आपके पास 67% के हिसाब से आएगा, और यहाँ पे कितना है, आपके पास 50% के हिसाब से आएगा, ओके। यानी अगर आप यहाँ पे इस साइड जाओगे तो पी कैरेक्टर क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, ओके। और अगर आप इस साइड मूव करोगे, इस साइड मूव करते हो तो इस साइड मूव करोगे तो परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ओके। इस साइड मूव करोगे तो परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा हो, यानी आपको ये तो समझ गया होगा कि एस पी में कितना है परसेंटेज एस और पी, SP2 में एस और पी के कितना रेशियो है, और SP3 में आपका पी और एस का कितना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत चीज बहुत इजी है, ओके। अभी यहाँ पे जो मैं चीजें आपको लिखवा रहा हूँ ना, उसको आप ध्यान से देखो, ओके। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे सपोज आपका जो एस कैरेक्टर है ना, ओके, अगर एस कैरेक्टर अगर आपका इंक्रीज होता है तो आप समझ लेना कि जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वो इंक्रीज होगी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो जो आपका बेस होगा ना, ओके, बेसिसिटी होगी, वो डिक्रीज होगी। एक आपके पास ये फॉर्मूला बना, ठीक है, यानी आप इससे भी आप क्या कर सकते हो, बेसिसिटी डिसाइड कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे एस कैरेक्टर अगर आपका है, वो एस कैरेक्टर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका एसिडिटी पे, ओके। यानी ये क्या करेगा, अगर एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो जो आपकी एसिडिटी है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये भी आपके पास एक फॉर्मूला हो गया। तीसरा है,
अगर आपके पास परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर है, ओके, अगर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर अगर आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सिंपली क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी, और जो आपका बेस है ना, ओके, वो बेस क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। दूसरा, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी, ओके। जैसे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या था आपका, यहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आपका एसिडिटी के, उसी तरीके से परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका बेसिसिटी पे, ओके। तो ये आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस चीज को आपको देखना है, सॉल्व करना है, ओके। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ओके। क्योंकि जैसा हमने कहा था कि अगर आप कभी भी जीओसी पढ़ना चाहते हो तो जीओसी के अंदर आप जितने पॉसिबल एग्जाम्पल हो सकते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आप जाके जीओसी के अंदर एकदम 100% परफेक्ट हो सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एक छोटी सी मिस्टेक से भी आपका जीओसी के अंदर जो आंसर है वो गलत हो सकता है, ओके। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने क्या पूछा आपको, अगर बेसिसिटी का यहाँ पे मैंने ऑर्डर पूछा सिंपली, ओके। बेसिसिटी का ऑर्डर यहाँ पे मैंने आपको पूछा, ठीक है। अभी बेसिसिटी के ऑर्डर में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि किस तरीके से करना है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख के दिया हूँ। यहाँ पे आपके पास CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, ओके। और यहाँ पे ये क्या है, ये एक हो गया। दूसरा आपके पास है यहाँ पे CH3 है, ओके। सिंगल बॉन्ड आपका CH है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड NH है, ओके। यहाँ पे आपके पास एक लोन पेयर है। तीसरा आपके पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे CH3 है, ओके, सिंगल बॉन्ड आपका NO2 है, यहाँ पे आपके पास एक सिंगल लोन पेयर है। अभी अगर आप इस चीज में डिसाइड करते हो तो आपको पता है ये क्या करता है, sp इंडिकेट करता है, ठीक है। ये क्या कट करता है, यहाँ पे आपका sp2 इंडिकेट करता है, और ये भी क्या, ये क्या इंडिकेट करता है, आपका sp3 इंडिकेट करता है, ओके। ये आपको पता है। अभी यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो इसमें अगर आप परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर देखोगे तो इसके अंदर कितना है आपका 50% है, ठीक है। इसके अंदर कितना है आपका 33% है, और इसके अंदर कितना है आपका 25%, ओके। ये राइट है ना, इसमें कोई गलती नहीं है ना। अभी हमने जैसे बताया था कि अगर आपका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर आपका इंक्रीज होता है तो आपकी जो बेसिसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, ये बात आपको पता है, ओके। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इसके अंदर क्या है, सबसे ज्यादा है, ओके। तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा, कम बेसिसिटी वाला होगा। तो यहाँ पे कैसे आएगा, सपोज ये अगर आपका ए है, ठीक है, ये अगर आपका बी है, ओके, और ये अगर आपका सी है, तो इसके अंदर कैसा होगा कि जो सी होगा ना वो सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका बी होगा, और बी से बी के बाद क्या होगा आपका ए होगा। इस तरीके से क्या होता है, जो आपका स्टेबिलिटी होता है वो आपका डिसाइड होता है। तो आपको आई थिंक इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। आपको अगर एसिडिटी पूछा, अगर आपको बेसिसिटी पूछा, तो आप आसानी से बता सकते हो कि अगर यहाँ पे आपके पास लिखे हैं मैंने अलग अलग तरीके की बेसिसिटी को आपको कैसे डिसाइड करना है। आप सिंपली चाहो तो एस से भी कर सकते हो और चाहो तो आप पी से भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर क्या है, कम है, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ज्यादा है, और परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ज्यादा मतलब बेसिसिटी ज्यादा है। ये यहाँ पे वही लिखा है, ओके। अगर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ज्यादा तो आपकी बेसिसिटी भी क्या है, ज्यादा है, हमने यही लिखा है। आपको बस थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा आपका एक बेसिक सा जो नॉलेज है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि आपका अगर आप बेसिसिटी अगर आप देखते हो तो सबसे पहला आपका sp3 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका sp2 आएगा, देन उसके बाद आपका sp2 आएगा, और फिर आएगा आपका sp1, ओके। अभी यहाँ पे आप मुझे पूछोगे कि सर आपने दो sp2 क्यों लिखे, ओके। ये आपके पास एक बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। अभी sp2 और sp2 में भी आपको ऐसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज ये जो sp2 होगा ना ये आपका लोकलाइज होगा, ओके। और लोकलाइज sp2 क्या होगा आपका, ज्यादा स्टेबल होगा डी लोकलाइज sp2 से, ओके। अभी इसको भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब sp3 जाते हो, sp3 के बाद आपको लोकलाइज sp2 पे जाना है, अगर आपको दिया होगा तो डबल sp2। उसके बाद फिर आपको डी लोकलाइज sp2 पे जाना है, और उसके बाद जाना है आपको sp2 में, जिसके अंदर आपका जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है वो तो इंक्रीज होगा, साथ में आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी इंक्रीज होगा, और जो आपका बेस है वो आपका डिक्रीज होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर आपका परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, अगर आपका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी अगर डिक्रीज हो रहा है,
तो ऑफकोर्स आपका जो बेस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, ये दो चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है और इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे हमने लोकलाइज और डीलोकलाइज ये दो यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि आपको किस तरीके से आया तो आप किस तरीके से अरेंज करोगे अपनी स्टेबिलिटी को। ओके, यहाँ पे आपके पास सपोज एक एग्जांपल है, यहाँ पे आपके पास CH3 है, ये आपके पास CH2 है। ओके, और यहाँ पे आपके पास है ये CH2 है। दूसरा आपके पास है, ये आपके पास CH2 डबल बॉन्ड, आपके पास है CH2 और यहाँ पे आपके पास है NH2। ठीक है, तीसरा है आपके पास यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आपका CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका NH है। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे CH3 है। ओके, यहाँ पे आपके पास C है, ट्रिपल बॉन्ड आपके पास N है। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये सिंपली क्या हो जाएगा, आपका ये sp3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sp। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका sp2 हो जाएगा, सॉरी ये भी आपका sp2, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा sp। अभी आपको अगर इसके अंदर पूछा जाए कि आप इसके अंदर किस तरीके से आपकी स्टेबिलिटी है वो डिसाइड करोगे, तो आपको पता है सबसे पहला आपका sp3 आने वाला है। ओके, तो sp3 क्या है, यहाँ पे आपका a वाला है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये a वाला आपका है। ठीक है, ये आपका b है, और ये आपका C है, और ये आपका D है। अगर आपको इसके अंदर स्टेबिलिटी है तो सबसे पहला आपका क्या आएगा, A आएगा क्योंकि sp3 है। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा आपका sp आएगा, वो क्या है आपका D है, तो इसको मैंने लास्ट में रख दिया। अभी यहाँ पे आपके पास बचते हैं दो ऑप्शन। ठीक है, एक तो बी है और एक तो सी है। अभी आपको इन दोनों को कंपेयर करना है कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा आपका स्टेबल है और कौन सा लीस्ट स्टेबल है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस चीज को आपको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन में क्या फर्क है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ओके, यहाँ पे आपका एक लोन पेयर होता है ना, अगर आप ये लोन पेयर को इधर आप करो, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो यहां से डबल बॉन्ड क्या हो सकता है, इस तरफ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अगर सेम चीज है यहाँ पे करो, ओके, ये आपका डीलोकलाइज हो रहा है, यानी यहाँ पे आपको रेजोनेटिंग यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, इसके लिए ये डीलोकलाइज यहाँ पे हो रहा है, यानी ये आगे आगे मूव करता रहेगा। यहाँ पे देखो ऑलरेडी आपके पास एक लोन पेयर है, यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो ये बताओ मुझे क्या यहाँ से ये होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ से अगर ये यहाँ नहीं जाएगा तो यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड यहाँ बिल्कुल मूव नहीं करेगा। ओके, इसके लिए ये क्या है आपका लोकलाइज है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि लोकलाइज और डीलोकलाइज में कैसे फर्क आपको दिखाना है। लोकलाइज यानी सिंपली उसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होना चाहिए, और डीलोकलाइज यानी वहां पे आपको जिस तरीके से स्ट्रक्चर दिया है वो सेम स्ट्रक्चर वैसे रहेगा, sp2 में रहेगा, लेकिन उसके अंदर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको फॉर्म होते हुए नहीं दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, सबसे पहला लोकलाइज आएगा, यानी लोकलाइज कौन सा हो गया आपका सी। उसके बाद डीलोकलाइज कौन सा हो गया आपका बी वाला हो गया। तो ये क्या हो गया आपका परफेक्ट ऑर्डर हो गया स्टेबिलिटी ऑफ बेसिसिटी का। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यानी हम जितने ज्यादा एग्जांपल करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेहतर है। ओके, यहाँ पे आपको दिया है NH, ठीक है, दिया है, यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड दिया है NH2 दिया है, और यहाँ पे भी आपको दिया है NH2 दिया है। ओके, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिया है NH दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दिया है NH2 दिया है। ओके, और यहाँ पे आपको दिया है CH3 दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिया है NH दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दिया है CH3 दिया है, और यहाँ पे भी आपको CH3 दिया है। ओके, ये आपको दिया है। अगर आपको इसके अंदर स्टेबिलिटी निकालने के लिए कहा जाए तो आप कैसे निकालोगे, ये आप मुझे बताओ। ठीक है, तो इसके अंदर स्टेबिलिटी निकालना बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, अभी इसके अंदर स्टेबिलिटी निकालने के आपके पास यहाँ पे और भी ऑप्शन है। जैसे आपको पता है, अगर आप इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये भी आपका sp2 है। ओके, ये भी क्या है आपका sp2 है, और ये भी क्या है आपका sp2 है, तीनों sp2 है। तो आप इस मेथड से तो नहीं जा सकते कि sp3 sp2 sp1, आप ये वाला मेथड तो अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो आपके पास दूसरा मेथड क्या बनता है, दूसरा मेथड बनता है कि आपको इसके अंदर चेक करना है कि कौन सा लोकलाइज होगा और कौन सा डीलोकलाइज होगा। ओके, ये आपको चेक करना है। अगर आप यहाँ पे देखो ये वाले, अगर आप पहले वाले को देखो ए वाले को, ठीक है, उसके बाद ये बी वाला है और ये आपका सी वाला है। अगर आप ए वाले को देखो तो ए वाले में मुझे बताओ क्या इसके अंदर डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। ओके, जैसे यहाँ से क्या होगा, अगर यहाँ से डबल बॉन्ड है ऑलरेडी, और यहाँ पे आपका NH2 है, ये भी क्या है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन।
अभी मुझे बताओ यहाँ पे सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ से मुझे बताओ क्या यहाँ पे ये डीलोकलाइजेशन पॉसिबल हो सकता है क्या, मुझे बताओ। ओके, यहाँ पे ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसके लिए ये क्या आएगा, ये होगा लोकलाइज होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा ड्यू टू द, यहाँ पे आपके जो सारे के सारे जो यहाँ पे आपको ग्रुप दिए हैं वो सारे के सारे ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, और ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, प्लस आर शो कर रहे हैं। और प्लस आर मतलब आप अगर एसिडिटी को देखोगे तो एसिडिटी में क्या होता है, प्लस आर सबसे लास्ट में होता है। ओके, और अगर आप बेसिसिटी में चेक करोगे तो बेसिसिटी में प्लस आर क्या होता है, सबसे पहले होता है। यानी ये आसानी से क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन है, अपने जो लोन पेयर है उसको डोनेट नहीं करेगा। अगर आप sp2 सेकंड वाले में आ जाओ, यहाँ पे देखो आपका क्या है, सिंगल, यहाँ पे आपका क्या है, CH3 है। और CH3 क्या करता है, CH3 इंडिकेट करता है आपका प्लस आई इफेक्ट, ये इंडिकेट करता है आपका प्लस आर। ठीक है, यहां से क्या होगा, ये डीलोकलाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल होगा। यहां से क्या करेगा आपका, ये जो एक लोन पेयर है वो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, यहां से एक लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको जो ये है लोकलाइजेशन है, ओके, वो आपको यहाँ पे पॉसिबल देखने के लिए मिलता है। इसके लिए ये क्या होगा, यहाँ पे आपका डी लोकलाइज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये भी आपका क्या है, sp2 है। ओके, sp2 होने के कारण यहाँ पे आपको यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट। अभी मुझे बताओ, ये वाला यहाँ पे भी हो सकता है लोकलाइज और यहाँ यहाँ पे भी डीलोकलाइज हो सकता है, यानी यहाँ पे डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे आपका डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे क्रॉस डीलोकलाइजेशन आपको देखने के लिए मिलता है। और जब भी अगर आपको क्रॉस डीलोकलाइजेशन देखने के लिए मिले तो आप सिंपली आप कर लोगे कि जो आपका सिंपल वाला डीलोकलाइजेशन है ना, वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा प्लस वाले क्रॉस वाले डीलोकलाइजेशन के उसके। ओके, तो इसमें जो बेसिसिटी का जो ऑर्डर आएगा, वो बेसिसिटी का ऑर्डर आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपका जो पहला वाला है ए वाला, वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसके अंदर वो लोकलाइज स्ट्रक्चर है। ओके, उसके बाद आपका डी लोकलाइज स्ट्रक्चर के दो स्ट्रक्चर मिले, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्रॉस आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, क्रॉस कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे आपको प्लेनार कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिला है। और ऑलरेडी हमें पता है कि जो प्लेनार कॉन्जुगेशन होता है, ओके, वो ज्यादा स्टेबल होता है आपके क्रॉस कॉन्जुगेशन से। ओके, क्रॉस कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसकी स्टेबिलिटी को इस तरीके से डिसाइड किया है। ओके, और ये हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेटिंग। ओके, तो ये आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से आपको हर एक चीज यहाँ पे एप्लीकेबल करनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा तो आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल है। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, एक पिपरेडिन लेता हूँ। यहाँ पे आपके क्या है, एक पिपरेडिन है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पिपरेडिन का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं मॉर्फोलिन। यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं एनिलिन। तो एनिलीन का आप कहीं पे भी ले सकते हो, जो भी आपका एक ग्रुप है उसके ऊपर आपको एनिलीन लेना है, चाहे आप पैरा पे ऊपर लो या नीचे लो। ओके, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका एनिलीन हो गया, ये आपका बॉन्ड हो गया। ओके, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे पायरिडीन। ओके, यहाँ पे बस पायरिडीन, और यहाँ पे अगर आप देखो पिपरिडीन में जो फर्क होता है वो होता है सिर्फ यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। ओके, उसके बाद हम लेंगे पायरोल। ओके, ये आपका, सॉरी, ये 5 मेंबर रिंग होता है पायरोल। तो इसको आप क्या करो, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लो। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप चेक करो तो इसके अंदर अगर आप चेक करोगे ना, तो आप मुझे बताओ इसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, sp3। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, sp3। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, sp2। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, sp2। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, sp2। ओके, तो ये यहाँ पे आपको दो sp3 मिल रहा है और दो आप तीन आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे sp2 मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ए और बी को। ओके, ए और बी में कौन सा ज्यादा स्टेबल है वो सबसे पहले हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप जब भी बेसिसिटी का जो ऑर्डर लिखते हो ना, वो बेसिसिटी का ऑर्डर बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। ओके, बेसिसिटी, तो बेसिसिटी का ऑर्डर किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके ऊपर। ओके, तो सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन भी देखना है। ठीक है,
हाइब्रिडाइजेशन आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। तो उसके बाद है लोकलाइज, ठीक है, यानी जो आपका लोकलाइज होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू आपका डीलोकलाइज। जिसके अंदर अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखते हो तो सबसे पहला आता है आपका sp3, ठीक है, उसके बाद आता है आपका sp2, ओके, उसके बाद आता है sp, ठीक है। ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन में, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, अपोजिट होता है। इस चीज को आप क्या करो, करेक्ट कर लो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में कैसा आएगा, sp3 आपका, पहला आपका sp, उसके बाद sp2, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा sp3। और इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना वो ज्यादा होती है, यानी इसमें आपको एसिडिटी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। और लोकलाइजेशन में आपको पता है किस तरीके से करना है, ओके। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी के बारे में। आपका जो पिपरिडीन है या फिर मॉर्फिलिन है, एनिलीन है, यहाँ पे पायरिडीन है या फिर पायरोल है, इसके अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा और इसका ऑर्डर क्या आएगा, ओके। ये आपका बी हो गया, ये आपका सी, ठीक है, ये आपका डी हो गया और ये आपका ई हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, sp3 को सबसे पहले कंपेयर करेंगे। और sp3 को कंपेयर करने से पहले आप सोचो, यहाँ पे अगर आप दोनों को देखो, ठीक है, यहाँ पे आपका sp3 नाइट्रोजन के अलावा और कोई ग्रुप यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको एक ऑक्सीजन ग्रुप देखने के लिए मिल रहा है। अगर यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट भी है, अगर ये कॉन्जुगेशन में जाता है तो इसके साथ डायरेक्टली ये कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। इसके लिए क्या होगा, जो आपका ए होगा ना वो बी से ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ये हो गया। अभी हम तीनों को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे भी आपका sp2 है, यहाँ पे भी आपका sp2 है और यहाँ पे भी आपका sp2 है, ओके। अभी अगर आप इन तीनों को कंपेयर करो तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे आपका एक लोन पेयर है, यहाँ पे भी आपका एक लोन पेयर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, एक ये यहाँ पे आपको एनिलीन दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिया है। यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, ये पूरी तरह से कंप्लीट है इसका, ठीक है। लोग यहाँ पे आपको अंदर सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड यानी कॉन्जुगेशन यहाँ पे कंप्लीट है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन कंप्लीट है तो ये जो आपका लोन पेयर है कॉन्जुगेशन में तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे आपको लोकलाइज स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके, क्योंकि कॉन्जुगेशन पहले से ही इसका कंप्लीट है इसके लिए। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में जा सकता है, बिल्कुल, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, तो यहाँ पे आपको कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और जहां पे कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिलता है यानी वो क्या हो जाता है, आपका डी लोकलाइजेशन आपका वहां पे देखने के लिए मिलता है, ओके। तो आपको ये दोनों में तो पता चल गया कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ओके। अभी आपको कंपेयर करना है एनिलीन, ओके। तो अभी मुझे बताओ एनिलीन में ये, आपको अगर आप सब में देखो तो इसके अंदर से कौन सा ज्यादा स्टेबल है ये आपको बताना है। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे आपका ना तो लोन पेयर है, ठीक है, और ये कॉन्जुगेशन पूरी तरह से क्या है, कंप्लीट है, यानी ये यहाँ पे जा सकता है, ये यहाँ पे जा सकता है और ये यहाँ पे आ सकता है। इसके अंदर ये पूरी तरह से कॉन्जुगेशन को क्या करता है, दिखाता है, ओके। ये पूरी तरह से कॉन्जुगेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये क्या है, एक तरह से एरोमेटिसिटी को भी ये क्या करता है, आपको दिखाता है। तो जब भी आपको इस तरीके का कोई कंपाउंड आता है जिसपे किसी तरीके का कोई लोन पेयर ना हो, किसी तरीके का कोई आपको चार्ज ना हो, चाहे आपका कार्बोकटायन हो चाहे आपका कार्बोन आयन हो, तो आप समझ जाइए कि वो जो कंपाउंड है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है। इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये आप अगर आप दोनों में कंपेयर करोगे इसको और इसको, तो इसमें जो लोकलाइज होता है वो आपको ज्यादा स्टेबल देखने के लिए मिलता है एज कम्पेयर टू एनएल। तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, ये सबसे पहला आएगा आपका डी, ओके, देन उसके बाद सी और देन उसके बाद ई। ये सारी चीजें होती है आपके लोकलाइजेशन के ऊपर, ओके। लोकलाइजेशन और डी लोकलाइजेशन के ऊपर ये पूरी तरह से बेस करती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका NH2 है वो एक फैक्टर क्रिएट करता है आपको, जो आपका सी और डी है उसके अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसके अंदर कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई होगी, ओके। अगर आपको फिर भी कुछ लगता है तो आप लोग हमें कोई कौन सा भी एग्जांपल आप पूछ सकते हैं कि हमें ये वाले एग्जांपल में दिक्कत आ रही है, हम इसको किस तरीके से करें, तो आपको आपको वहीं पे बता दिया जाएगा सेम एग्जांपल में कि कौन सा आपको किस तरीके से आपको दिक्कत आ रही है और उसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, ओके। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं ताकि आपका जो डाउट है वो और क्लियर हो जाए, ओके। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे बताओ, ये अगर आपका ए है, ठीक है, ये आपके पास बी है, ओके, और ये आपके पास सी है, तीनों के ऊपर आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो आप मुझे बताओ इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या आएगी इन द बेसिसिटी, ओके। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बहुत से बच्चों को लग सकता है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसा हमने कहा था कि बेसिसिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो आप
सिंपली आप चले जाओ, जो कॉन्जुगेशन होता है ना, यानी लोकलाइज और डीलोकलाइज, उसके ऊपर आप चले जाओ। ओके, आपको पता है कि ये क्या है, आपका sp3 है, तो इसके अंदर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये क्या है, आपको पता है sp2 है, ठीक है, और ये क्या है पता है आपको sp2, ये दोनों आपके sp2 है। तो सिंपली आपका ये तो पहले आ जाएगा। अभी आपको कंपेयर करना है ये दोनों में कि sp2 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास लोन पेयर, आपको लोन पेयर के बाजू में आपको डबल बॉन्ड दिया है। अगर मुझे बताओ, यहाँ से अगर मैं कॉन्जुगेशन करता हूँ तो क्या ये पॉसिबल है, और यहाँ से अगर मैं कॉन्जुगेशन करता हूँ यहाँ पे, तो ये पॉसिबल है। यहाँ पे आपको कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी क्या है, वो जो डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट है, तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, और यहाँ पे आपको लोकलाइज स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, और सेम अगर यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे अगर चेक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो आपको एक सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोकलाइजेशन में जाएगा, और यहाँ पे आपको जो डी लोकलाइजेशन है इसके अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। अभी आप सिंपली इसके अंदर लोकलाइज और डी लोकलाइज में आप फर्क बता सकते हो कि जो लोकलाइज होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू आपका डी लोकलाइज स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपका ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। ओके, इस तरीके से क्या होगा, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो आपको आने वाली है। ओके, यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका CH2 दिया है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड आपका NH दिया है, यहाँ पे आपका एक लोन पेयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है CH3, यहाँ पे आपका CH2, सिंगल बॉन्ड आपका NH2 दिया है, यहाँ पे आपको लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन दिया है, डबल बॉन्ड दिया है, यहाँ पे आपका CH दिया है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपको NH2 दिया है, यहाँ पे आपको लोन पेयर, और यहाँ पे आपको पूछा है बेसिसिटी का ऑर्डर। ओके, बेसिसिटी ऑर्डर। तो अभी मुझे बताओ, आप इसके अंदर जो बेसिसिटी ऑर्डर है वो आप कैसे फाइंड करोगे। ओके, यहाँ पे बेसिसिटी ऑर्डर फाइंड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये ध्यान देना है इसके अंदर कौन सा sp3 है, कौन सा sp2 है, वो अगर आपको पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। आपको पता है कि ये क्या है, आपका sp3 है, ये क्या है, आपका sp2 है। ओके, और ये क्या है, आपका sp2 है। ओके, ये आपका sp3 है, सॉरी, ये आपका sp2 है, ये आपका क्या है, sp3 है, और ये क्या है, आपका sp2 है। ये थोड़ा सा गलती हो गया, आगे पीछे हमने लिख दिया है। ओके, ये आपको पता है, ये आपका sp2 हो गया, ये आपका sp3 हो गया, ये आपका sp2 हो गया। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, अगर आपका ये a है, ओके, ये आपका b है, और ये आपका c है, तो b वाला क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा। अभी कंपेयर करना है आपको a और पहला और तीसरे में। ओके, तो पहला और तीसरे में अगर आप कंपेयर करोगे तो सिंपली आप क्या देखोगे, कॉन्जुगेशन देखोगे, दूसरा और कुछ नहीं देखने वाले। ओके, अभी अगर आप इन दोनों में कॉन्जुगेशन देखते हो ना, तो इन दोनों में कॉन्जुगेशन किस तरीके से पॉसिबल होगा वो आप ध्यान से देखो। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये जा सकता है। ओके, ठीक है, यहाँ पे ये जा सकता है, डबल बॉन्ड है, तो कॉन्जुगेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए तो मिलेगा। यहाँ पे अगर आप चेक करो, तो ये आपका यहाँ पे जा सकता है कॉन्जुगेशन में के लिए। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन के लिए जा सकता है। तो सिंपली यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो आपको दोनों में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर आप दोनों को कंपेयर करो कि किसके अंदर आपको कॉन्जुगेशन अच्छा देखने के लिए मिल रहा है और किसके अंदर कम कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे देखो आपके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा एटम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या होगा, दोनों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो होगा, लेकिन ये कॉन्जुगेशन में जो इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं ये इसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, दिया है। ओके, और इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये क्या करेगा, आसानी से और इलेक्ट्रॉन ये कॉन्जुगेशन में नहीं डाल सकता। इसके लिए जो आपका ए है वो ज्यादा स्टेबल होगा आपका सी के कंपेरिजन में। ओके, तो इस तरीके से क्या होगी, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो आने वाली है। ओके, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आप देख लो। ठीक है, एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये CH2 है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका CH है, सिंगल बॉन्ड है, आपका NH है। ठीक है, यहाँ पे आपका लोन पेयर है, इसके साथ आपका CH है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका CH2 है। ओके, दूसरा यहाँ पे आपको ऑक्सीजन दिया है, डबल बॉन्ड दिया है, यहाँ पे आपका CH दिया है। ओके, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपका NH दिया है, यहाँ पे आपको एक लोन पेयर दिया है, यहाँ पे आपका CH दिया है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड दिया है, और यहाँ पे आपका CH2 दिया है। तीसरा यहाँ पे दिया है आपको ऑक्सीजन दिया है, डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे आपका CH दिया है, यहाँ पे आपको NH दिया है। ओके, यहाँ पे आपको CH दिया है, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिया है। ओके, अभी अगर आप A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, तीन आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। ओके, तीनों में से आपको कंपेयर करना है कि कौन सा ज्यादा बेसिसिटी होगा, और इसकी जो ऑर्डर है वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके, बेसिसिटी का जो ऑर्डर है
वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, तो आप किस तरीके से करोगे। अगर आप यहाँ पे तीनों को ध्यान से देखो तो ये क्या करता है, sp2 इंडिकेट करता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, आपका sp2 इंडिकेट करता है, और ये भी क्या करता है, आपका sp2 इंडिकेट करता है। तो आप तीनों में ये नहीं बता सकते कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ठीक है। तो आपको तीनों को कंपेयर करना होगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये कॉन्जुगेशन में अगर इस तरीके से जाते हैं, और यहाँ से डबल बॉन्ड क्या होगा, इस तरीके से कॉन्जुगेशन में आएगा। यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपका ये कॉन्जुगेशन में जाएगा, यहाँ से आपका ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो यहाँ पे जाएगा, ओके। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे इस तरीके से कॉन्जुगेशन में आएगा, ठीक है, और ये इस तरीके से कॉन्जुगेशन में आएगा। ये यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन में आ सकता है, और यहाँ से भी ये कॉन्जुगेशन में जा सकता है, ओके। यानी यहाँ पे तो आपको ये क्रॉस कॉन्जुगेशन दिख रहा है, ठीक है। ये आपका सिंपली क्या हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन दिख रहा है। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन है, तो आपको पता है कि क्रॉस कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होता है, ओके। ये आपका सबसे लास्ट में आएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कॉन्जुगेशन देखो तो यहाँ पे अभी आपको कॉन्जुगेशन दोनों तरीके से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे भी ये कॉन्जुगेशन, और यहाँ पे भी आपको कॉन्जुगेशन, ओके। यहाँ पे भी आपका कॉन्जुगेशन, और यहाँ पे भी आपको कॉन्जुगेशन। लेकिन यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और जिसके कारण क्या होता है कि जो आपका बी होता है ना, वो ज्यादा कम स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू आपका ए। इसके लिए इसका जो ऑर्डर आएगा वो ए ज्यादा स्टेबल होगा बी से, और बी ज्यादा स्टेबल होगा आपका सी से, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको जो स्टेबिलिटी है वो आपको चेक करनी है, और इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं महसूस होनी चाहिए स्टेबिलिटी फाइंड करते समय, ओके। बहुत सिंपल होता है स्टेबिलिटी फाइंड करना। और इसके अंदर अगर आप दिक्कत महसूस करते हो तो आपको बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब भी कुछ भी अगर आप सीख रहे हो तो आप उसको एक नोट्स में प्रिपेयर करो, नोट्स आप बनाओ। नोट्स में आप एग्जाम्पल जितने ज्यादा हो सकते हैं आप करो, सॉल्व करो, ताकि आपको जितना ज्यादा आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर मुझे इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर तो मैं आसानी से वो चीजें सॉल्व कर सकता हूँ, और आपको उसके अंदर कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, ओके। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल थोड़ा सा रिंग वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है।
अभी यहाँ पे देखो हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, ओके। ये जैसे एग्जाम्पल आपको पूछा गया है, आपको इसके अंदर जो इसकी ऑर्डर है ना वो आपको बतानी है, बेसिसिटी का ऑर्डर, ओके। तो अभी बेसिसिटी का ऑर्डर आप कैसे निकालोगे ये आप मुझे बताओ, ओके। यहाँ पे देखो आपके पास ये एक नाइट्रोजन है, ये कॉन्जुगेशन में इस तरीके से जा सकता है बिल्कुल, और ये यहाँ से एक कॉन्जुगेशन इस तरीके से, ओके। इसको मैं दूसरे कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। ये आपका कॉन्जुगेशन यहाँ पे हो सकता है, और आपको पता है ये कौन सा है, sp2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये कॉन्जुगेशन में कैसे जा सकता है, ये कॉन्जुगेशन में यहाँ जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो इस तरीके से कॉन्जुगेशन में जा सकता है, ओके। इसके अंदर देखो तो इसके अंदर आपको दोनों तरफ कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन, ये इस तरीके से, और ये वाला इस तरीके से, यहाँ पे कॉन्जुगेशन। यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे देखो ये वाला कॉन्जुगेशन यहाँ पे आपका लोन पेयर है, तो ये कॉन्जुगेशन इधर पे भी जा सकता है, और ये वाला कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी जा सकता है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरीके से कॉन्जुगेशन हो जाएगा। सब में तो कॉन्जुगेशन हो रहा है, ओके। लेकिन कुछ कुछ कॉन्जुगेशन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये दोनों में देखो तो यहाँ पे आपको क्रॉस कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिल रहे हैं दोनों के अंदर, ओके। इसके अंदर आपको सेम लीनियर कॉन्जुगेशन दिख रहे हैं, लेकिन लीनियर कॉन्जुगेशन के अंदर अगर आपको स्टेबिलिटी डिसाइड करनी है दोनों के अंदर, तो आप कैसे करोगे। यहाँ पे अगर आप चेक करो, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन है, और यहाँ पे अगर आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, अगर आप दोनों के बीच में अगर आप डिस्टेंस देखो तो बहुत ज्यादा है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे ये क्या करेगा आसानी से, या ये एक दूसरे को ये रिपल नहीं कर पाएंगे, इसके लिए इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। यहाँ पे देखो अगर आप इसको देखोगे तो ध्यान से, यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको कॉन्जुगेशन दिख रहा है, ओके। और कॉन्जुगेशन जब होगा तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो रिपल आपको देखने के लिए मिलेगा इन दोनों में, ओके, इस तरीके से। तो ये क्या होगा, इससे थोड़ा सा कम स्टेबल होगा बी वाला, ठीक है। ये तो हो गया आपका। अभी हम क्रॉस कॉन्जुगेशन पे आते हैं। क्रॉस कॉन्जुगेशन में भी अगर आप देखोगे तो क्रॉस कॉन्जुगेशन दोनों है, लेकिन दोनों में आपकी जो स्टेबिलिटी है एक थोड़ा सा कम स्टेबल होगा, और एक थोड़ा सा हाई ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये भी तो आपको डिसाइड करने आना चाहिए कि किस तरीके से आप करोगे, ओके। यहाँ पे अगर आप चेक करो, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी आपका ऑक्सीजन है। यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे भी क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ओ माइनस, और यहाँ पे भी आपका ओ माइनस। यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ एक ही आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम देखने के लिए मिल रहा है। इसके लिए ये क्या होगा, आपका स्टेबल होगा ज्यादा। इसके लिए यहाँ पे इसकी जो ऑर्डर आएगा वो पहले आएगा ए, फिर बी, उसके बाद डी, देन उसके बाद आपका सी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, ओके। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, उसको हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके से जो स्टेबिलिटी है वो आएगी, ओके। आपको पता है कि जो NH2 होता है वो क्या करता है, प्लस आर इफेक्ट शो करता है, ओके। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, आपका sp2 है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो sp2 है। यहाँ पे भी आपको sp2 देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, sp2 देखने के लिए मिल रहा है। सभी sp2 है, तो आप इसको इस तरीके से आप कंपेयर नहीं कर सकते sp2 sp3 और sp1 में, ओके। तो अभी हमें मूव करना पड़ेगा, वो होगा लोकलाइज और डी लोकलाइज पे, ओके। जब भी आपको sp2 sp3 यानी जब आप हाइब्रिडाइजेशन से आप अगर स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं कर सकते तो आप मूव कर जाओ किसके ऊपर, आप मूव करो लोकलाइज और डीलोकलाइज कॉन्जुगेशन, ये सारी चीजों पे, ओके। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मुझे बताओ, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, आपके पास लोन पेयर है, अगर ये कॉन्जुगेशन में जाता है इस तरीके से, ठीक है, हो गए। यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन है, तो सिंपली ये क्या है, पूरी तरह से फिल है, ये कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, ओके। तो ये क्या होगा, आपका लोकलाइज होगा, ठीक है, ये आप मानते हो। इसके अंदर देखो कि जो CH3 है वो CH3 क्या आपको, यहाँ पे आपको प्लस H इफेक्ट और प्लस I इफेक्ट दोनों देखने के लिए मिल रहा है। इसके अंदर अगर आप CN देखते हो तो CN कहीं पे भी होने दो, इसके अंदर आपको माइनस I इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, और माइनस R इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, ओके। और हमने एक बात सीखी है कि जो माइनस R होता है बेसिसिटी के अंदर, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होता है। तो इसके लिए ये जो D है वो D सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, यहाँ पे आपको किसी तरीके का कोई भी कॉन्जुगेशन या फिर किसी तरीके का कोई भी इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसके लिए ये क्या करेगा, पहले इसमें आएगा डी के पहले, ओके।
उसके बाद हम कंपेयर करेंगे आपका पहला और तीसरे में। तो पहला और तीसरे में आप मुझे बताओ कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कम स्टेबल होगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको कॉन्जुगेशन आराम से देखने के लिए मिलने वाला है, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑलरेडी क्या है, ये आपका H प्लस यहाँ से इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, यानी यहाँ पे आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है आपका कंपेयर टू प्लस आर के। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ये C आएगा, उसके बाद आपका A आएगा। तो A इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इन दिस एग्जाम्पल स्ट्रक्चर, ओके। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाले स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एनिलिन दिया है, यहाँ पे आपको डायनिलिन दिया है, इसके बाद यहाँ पे आपको ट्रायनिलिन दिया है, ओके। सब में आपको यही सारी चीजें दी है, ठीक है। अगर आप इसको कंपेयर करो, ठीक है, तो आप कैसे करोगे। यहां से अगर आप देखो, यहाँ पे आपके पास एक लोन पेयर होता है, अगर ये लोकलाइजेशन के लिए गया भी तो इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको इस तरीके से भी जा सकता है और ये इस तरीके से भी जा सकता है। यहाँ पे आपको डबल क्रॉस कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ट्रिपल क्रॉस क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये यहाँ पे भी जा सकता है, ये यहाँ पे भी जा सकता है और ये यहाँ पे भी जा सकता है। यानी यहाँ पे आपको कितना ट्रिपल क्रॉस कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे डबल क्रॉस कॉन्जुगेशन, और यहाँ पे आपको सिर्फ लोकलाइजेशन यानी डी लोकलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। तो डी लोकलाइजेशन आपका पहले आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन, उसके बाद आपका ट्रिपल क्रॉस कॉन्जुगेशन, ओके। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो आपको सॉल्व करने हैं। बहुत ईजी है, आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर और तकलीफ नहीं लेना है। आप सिंपली अगर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हो तो भी आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीजों को आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ये एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखो, ये आपके पास एक साइक्लिक एग्जांपल है, ओके। ये भी आपके पास साइक्लिक है और ये भी आपके पास साइक्लिक है, ओके। साइक्लिक, दोनों साइक्लिक है, लेकिन ये क्या होता है, ये वाला जो होता है ये रिजिड होता है। अभी ये वाला रिजिड जो स्ट्रक्चर होता है, आप मुझे बताओ, अगर आपके पास कोई रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर आपके पास कोई रिजिड स्ट्रक्चर, जैसे सपोज मैं ले लूं, जैसे आपके पास एक स्टील का पाइप है, ओके। यहाँ पे आपके पास एक स्टील का पाइप है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया, ठीक है, और दूसरी तरफ से यहाँ से इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया, तो क्या आप मुझे बताओ, इसको आप चेंज कर सकते हो, क्या आप इसको फोल्ड कर सकते हो, क्या आप इसको घुमा सकते हो। और सिंपली यहाँ पे आपके पास एक साइक्लिक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है, ओके। और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिजिड नहीं है, ये क्या है, सॉफ्ट है, ओके। ये क्या है, सॉफ्ट है, जिसको आप थोड़ा सा भी अगर आप इस पे प्रेशर लगाते हो, थोड़ा सा भी अगर आप अप्लाई करते हो एनर्जी, तो ये आसानी से क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है दूसरे फॉर्म में। इसके लिए जो रिजिड होता है ना, वो रिजिड आसानी से क्या होता है, दूसरे फॉर्मेशन में नहीं जाता है। इसके लिए क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू आपका साइक्लिक सॉफ्ट वाला स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में, ओके। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजों को आपको करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लो, ठीक ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ये सॉरी, ये वाला एग्जांपल नहीं है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है, ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलिन एंड एरोमेटिक, ओके। ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलिन, ओके। तो एनिलिन के ऊपर ऑर्थो इफेक्ट किस तरीके से होता है वो आपको यहाँ पे बताना है, ओके। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एनिलिन का एक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एनिलिन का आपके पास एक स्ट्रक्चर है NH2, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एनिलिन का स्ट्रक्चर है सिंपली, अगर मैं एनिलिन में यहाँ पे सिंपली अगर H प्लस यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, H प्लस को यहाँ पे निकाल दिया है। तो ये H प्लस निकालने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैंने H प्लस यहाँ पे निकाल दिया, ये प्लस का साइन है, ठीक है। अगर H प्लस मैंने यहाँ से निकाला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा सिंपली, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, NH2 है, ठीक है। अगर मैंने H प्लस यहाँ पे ऐड कर दिया, ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन में आपको देखने के लिए मिलेगा, ये होगा आपका NH3 हो जाएगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, ओके। अभी अगर मैं यहाँ पे अगर ऑर्थो सब्सटीट्यूट करता हूँ, यानी अगर मैंने एनिलिन के ऑर्थो पे अगर कोई ग्रुप लगा दिया, ओके, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड, ओके। अगर मैंने एनिलिन के ऑर्थो पे कोई ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दिया तो क्या इफेक्ट होगा, ये मुझे आप ठीक है दिखाना है। अगर सपोज यहाँ पे मेरे पास सिंपल सा एक एनिलिन है, ओके।
अगर एनिलिन के ऊपर कोई एक ग्रुप है ऑर्थो के ऊपर, या आपका क्या है NH2 है, ठीक है, यहाँ से आपका ये सिंगल डबल, यहाँ पे आपका एक लोन पेयर, ठीक है। अगर आप एनिलिन के ऊपर क्या है, सिंपली आपका एक सिंपल सा एक ग्रुप है, अगर इसके अंदर मैं अगर हाइड्रोजन को ऐड करता हूँ, ठीक है, अगर तो हाइड्रोजन को ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा इस तरीके से आपका जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे आपका NH3 होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका एक ग्रुप हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से आपका बेंजीन रिंग। और इसके अंदर अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे आपका NH3 है और यहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रुप है, ओके। तो ये दोनों ग्रुप में क्या होगा, आपको रिपल्शन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है, पास पास में। और जब भी रिपल्शन आपको देखने के लिए मिलता है, आपको पता है कि रिपल्शन वाली जो चीजें होती है वो ज्यादा स्टेबल आपको नहीं करती है। इसके लिए एनिलिन के स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कि जो ऑर्थो ग्रुप है वो लीस्ट स्टेबल होगा आपके केस में, ओके। तो ये सारी चीजें आप क्या करोगे, अपने दिमाग में सेट कर लोगे कि एनिलिन अगर आया तो एनिलिन के केस में जो ऑर्थो ग्रुप होगा वो ऑर्थो ग्रुप सबसे पीछे आएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये आपके पास एक एग्जांपल है। अभी जैसे मैंने बताया कि अगर आप एनिलीन का यहाँ पे, ये आपको क्या दिया है, एनिलीन का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिया है, उसका यहाँ पे ऑर्डर आपको पूछा है, ओके। अगर आप एनिलीन का कभी भी अगर आपको जब जब आपको ऑर्डर पूछा जाता है, तो जो ऑर्थो ग्रुप होता है ना, जैसे यहाँ पे ऑर्थो कौन सा है, ये वाला है, बी वाला, ठीक है। ये आपका सी हो गया मेटा, और ये आपका डी हो गया पैरा पे। तो जो यहाँ पे ऑर्थो ग्रुप है ना, वो ऑर्थो ग्रुप सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्थो ग्रुप सबसे लास्ट में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तीनों में कंपेयर करना है कि कौन सा ग्रुप पहले आएगा। यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये आपको माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये वाला क्या करता है, आपको प्लस आर इफेक्ट शो करता है, ठीक है। अभी एक बात ध्यान रखना है कि प्लस आई माइनस आई प्लस आर में जो प्लस आर होता है एनिलिन के अंदर, वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसके लिए यहाँ पे जो प्लस आर है वो ज्यादा स्टेबल आएगा, यानी कौन सा, आपका डी ग्रुप, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा यहाँ पे, ए, जिसके अंदर आपको कौन से कोई भी ग्रुप आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सिंपल सा यहाँ पे आपको जो कॉन्जुगेशन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इसके लिए ए आएगा, देन उसके बाद आपका सी आएगा, उसके बाद आपका डी आएगा, ओके। तो ये जो स्टेबिलिटी का एक ऑर्डर होता है, जिसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल अगर आप ले सकते हो तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ, एनिलिन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे आपका NH2 है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक ऑर्थो ग्रुप पे क्या है, आपका CH3 है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये रिंग, उसके बाद दूसरा यहाँ पे सिंपल सा एनिलीन है आपके पास, यहाँ पे आपके पास NH2 है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है आपके पास यहाँ पे, और मेटा मेटा पे पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे मेटा पे आपके पास CH3 है, ओके। यहाँ पे आपके पास है NH2 है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको पैरा पे दिया है, पैरा पे आपको दिया है CH3 दिया है, ओके, CH3। यहाँ पे आपको NH2 दिया है, ठीक है। ये आपका एक रिंग हो गया। अभी आप मुझे बताओ इसके अंदर से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये आपको बताना है। आपको पता है अगर आपको ऑर्थो पे दिया जाए, ओके, तो ऑर्थो पे दिया जा रहा है तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा, तो ये ए सबसे लास्ट में आएगा, ओके। उसके बाद आपको कंपेयर करना है यहाँ पे ऑर्थो मेटा पे और पैरा पे। तो मेटा और पैरा पे अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको पता है कि मेटा पे ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और सॉरी पैरा पे, और मेटा पे क्या करेगा, मेटा पे ये माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे भी शो करेगा, CH3, ओके। यहाँ पे CH3 है ना, तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और यहाँ पे आपका प्लस H इफेक्ट शो करेगा, सॉरी मुझे लगा यहाँ पे Cl3 है। तो ये CH3 क्या करता है आपका, प्लस H इफेक्ट शो करता है आपके CH3 पे, और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो करेगा ये आपके मेटा पे। अभी अगर आप ये दोनों में कंपेयर करते हो तो ये दोनों में आपको पता है कि जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो ज्यादा स्टेबल आपको देखने के लिए मिलता है एज कम्पेयर टू आपका इंडक्टिव इफेक्ट के, ओके। तो यहाँ पे अगर आपकी स्टेबिलिटी अगर आपने देखी होगी ना सबसे स्टार्टिंग में कार्बोकटाइन की, तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। यहाँ पे सी आएगा, देन उसके बाद आपका यहाँ पे बी आएगा, ओके। तो इस तरीके से जो आपकी स्टेबिलिटी है वो आपको यहाँ पे आने वाली है।
और इसके अंदर आई होप आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है जो डिटेल है, आप क्या करो अपने बुक में नोट कर लो, ये इसका एक आज का आखिरी है लेक्चर है, ठीक है, जीओसी का। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज है वो यहाँ पे रिमेम्बर करवा देता हूँ कि जो आपका ऑर्थो ग्रुप है, अगर आपका ऑर्थो ग्रुप पे अगर सपोज आपको एसिडिटी फाइंड करने के लिए कहा जाए, ओके, एसिडिटी इन बेंजोइक एसिड, ओके, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होता है ना, ठीक है, अगर ऑर्थो ग्रुप में अगर कोई ग्रुप अटैच है तो वो क्या होगा, आपका मोस्ट एसिडिक होगा, ओके, यानी वो सबसे पहले आएगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर सेम चीज है, अगर आपका बेसिसिटी ऑफ एनिलीन अगर आप चेक करते हो, ठीक है, बेसिसिटी इन एनिलीन, ओके, तो बेसिसिटी ऑफ एनिलीन में अगर आपका ऑर्थो पे कोई ग्रुप क्या है, अटैच है, ओके, ऑर्थो पे कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, तो वो क्या होगा, आपका लीस्ट आपका बेसिक होगा, ओके। तो ये जो चीजें हैं आपको ये आपका ध्यान में रखनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं, ओके। आपको सीएसआई या नेट हो, जैम हो या फिर गेट का एग्जाम हो, आपको इसके ऊपर बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा जो वीडियो है वो बहुत पसंद आया हो। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है तो प्लीज लेट मी नो, आपको जो भी दिक्कत होगा हम उसको सॉल्व करने का पूरा 110% ट्राई करेंगे, ठीक है। और प्लीज आप हमें सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है, आप जितना ज्यादा हमें सपोर्ट करेंगे। और प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, उनसे कहिए कि सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस या गेट के लिए आपको केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उसके लिए 1 रुपया भी पे नहीं करना है, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो करिए, ताकि अगर आपको वहां पे हमसे कनेक्ट होना है तो वहां से भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आपके क्वेश्चन है वहां पे भी हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको बहुत सारे जो स्टडी मटेरियल है वो आपको टेलीग्राम पे मिलते रहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद वो होगा, ठीक है। दोनों का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एरोमेटिसिटी होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ओके, ऑर्गेनिक के अंदर। तो आई होप आपको ये पूरा जो जीओसी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको फिर भी कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है किसी भी लेक्चर में तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए